हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। ट्रिपल एस आर्मी आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म आईसीएससी वाला पर। देखो बेटा, आज हम लोग साउंड वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसका एक वन शॉट लेक्चर मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। इस लेक्चर के थ्रू आप लोग अपने पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। और जिन बच्चों को ना पता हो, मैं बता दूं, आप लोग नोट्स को फिजिक्स वाला ऐप के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिक्स वाला ऐप एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडिया के लाखों की संख्या में बच्चे डेली डेली पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से इस नोट्स को निकाल लीजिए। बाकी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी इसके नोट्स मिल जाएंगे। राइट, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस कोड को स्कैन कर सकते हैं और यहाँ नीचे आप लोग जो लिखा हुआ है फिजिक्स बाई शैलेंद्र सर, इसको भी सर्च करके आप सीधे सीधे टेलीग्राम ऐप के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सीधे सीधे, सर आज के चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ साउंड वेव पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी भी बात हम लोग लास्ट में करेंगे। राइट, तो फिलहाल यहाँ चैप्टर की शुरुआत होती है किसी भी साउंड वेव के साथ। सर साउंड क्या होता है? साउंड बेटा एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि हमारे कानों में एक सेंसेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम किसी भी आवाज को सुन पाते हैं। राइट, तो यहाँ पर वही चीज लिखा है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी साउंड का प्रोडक्शन तभी होता है जब कोई चीज बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रही हो। वी हियर साउंड बिकॉज द एनर्जी स्टिमुलेट्स द ऑडिटरी नर्व्स इन द ह्यूमन ईयर। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज की बात किया है कि जो साउंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है बेटा, उसको अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। ठीक है, हालांकि ये दोनों ही साउंड्स हम लोग सुन नहीं पाते हैं। हम लोगों के लिए जो ऑडिबल रेंज होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का जो साउंड होता है, इसी को ऑडिबल साउंड कहा जाता है। साउंड के बेसिकली तीन टाइप्स हो गए, अल्ट्रासाउंड, ऑडिबल साउंड और इंफ्रासाउंड। ठीक है, फिर बात आई सर सम टर्म्स रिलेटेड टू वेव मोशन। वेव मोशन को पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं। वेव का मतलब होता है कि जब वेव आगे की तरफ बढ़ रही हो तो मीडियम के पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर या तो ऊपर नीचे मूव कर जाए या तो वेव की ही डायरेक्शन में टू एंड फ्रो इस तरीके से वाइब्रेट कर जाए। तो इस बेसिस पर वेव के बेटा दो टाइप्स होते हैं, पहला है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये होता है कि अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जाए और मीडियम पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हो तो ये हमारा ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन वेव इस डायरेक्शन में जाए और मीडियम के पार्टिकल वेव की ही डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मूव कर रहे हो, ऑसिलेट कर रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं साउंड, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। यानी कि साउंड अगर इधर की तरफ जाता है तो मीडियम पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं इसी एक्सिस के अलोंग। राइट, अब यहां पर बात आई कि सर कोई भी पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है अपनी मीन पोजीशन से, उसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इस ग्राफ में अगर कोई पूछे एम्पलीट्यूड क्या है, तो ये देखो, ये मीन पोजीशन वाली लाइन है और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है। इन्हीं दोनों के बीच के डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड ए कहा जाता है। ठीक है, फिर अगली चीज आती है सर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है कि एक कंप्लीट वेव प्रोड्यूस करने में कितना समय लगा। यानी यहां से वेव स्टार्ट हुई है, यहां पर कंप्लीट हुई है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगा है उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। या फिर ये कह लो कि कोई भी एक पार्टिकल जो है, अगर वो अपनी मीन पोजीशन पे था, वहां से एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, फिर वहां से वापस लौटा, फिर इधर की तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पर गया और वापस लौटा, यानी कि पार्टिकल का इधर से जाना, यहां तक आना, वापस यहां पर पहुंचना, इतने पूरे को में जो टाइम लगा है उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। इतने पूरे को ही वन ऑसिलेशन कहा जाता है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। फिर तीसरी बात आती है सर फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। फ्रीक्वेंसी का मतलब बेटा होता है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितनी वेव्स प्रोड्यूस हो जाए दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 अपॉन टाइम पीरियड भी होता है, तो इसको आप रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऐसा भी बोल सकते हैं। अब यहां पर अगला डेफिनेशन है हमारा वेव लेंथ, यानी वेव की जो लंबाई होती है दैट इज नोन एज वेवलेंथ। या फिर आप ये कह लो कि अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं तो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है या फिर दो ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज वेवलेंथ। लॉन्गिट्यूडिनल वेव की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहां पर देखो कंप्रेशंस हैं, ठीक है, दो सक्सेसिव कंप्रेशंस के बीच का दूरी निकाल लो, या फिर दो रेयर फ्रैक्शंस के बीच का अगर आप डिस्टेंस निकाल लें तो इसी को वन वेवलेंथ कहा जाता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स और टू सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शंस इज आल्सो नोन एज वेवलेंथ। या फिर लेंथ ऑफ वन वेव इज आल्सो नोन एज वेवलेंथ। या फिर वन टाइम पीरियड में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाए दैट इज आल्सो
नोन एज वेव लेंथ। ठीक है, फिर आखिरी चीज आती है सर वेव की वेलोसिटी क्या होती है। तो सिंपल सी चीज है, किसी भी वेव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है यूनिट टाइम में, दैट इज नोन एज वेव वेलोसिटी। किसी भी वेव की वेलोसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है v बराबर एफ लेमडा। सो स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाई इट्स वेवलेंथ। इसी को लेमडा अपॉन कैपिटल टी भी कहा जा सकता है, यानी कि वेवलेंथ डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड ऑफ दैट वेव, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अब यहां पर इसी फॉर्मूले को देखो डिराइव किया गया है। सिंपल सा फॉर्मूला है, वेव की जो वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ के बराबर है। देखो ये वाला डेरिवेशन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी लोगों को आना चाहिए। है बड़ा सिंपल सा कि सर स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इसलिए डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो वेवलेंथ लेमडा जो है वो स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम हो जाएगा, तो वीटी को लेमडा बोलेंगे। यहां से टाइम पीरियड क्योंकि 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, उसको जैसे ही रखेंगे तुरंत तुरंत जो है डिराइव हो जाएगा। मतलब एक लाइन का डेरिवेशन है, उसको जबरदस्ती यहाँ पे 4-5 लाइन का खींचा गया है, ताकि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप एटलीस्ट कुछ लिख करके आए। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप ऑफ वेव्स बेसिक अगर मीडियम के बेसिस पर देखें तो 2 हो गई बेटा। सबसे पहली है मैकेनिकल वेव, जिनको मतलब ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, जैसा कि आपका साउंड वेव हो गया, ओशन वेव्स हो गया, सीज्मिक वेव्स हो गया, ये सारे के सारे मैकेनिकल वेव्स हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स वो होते हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है, जैसे कि आपका जो सनलाइट है ना, तो लाइट वेव होता है, दैट इज योर नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है, इनको किसी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका अल्ट्रा वायलेट रे हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, एक्सरेज हो गई, है ना, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितना आता है वो सारे ही वेव्स हमारे नॉन मैकेनिकल वेव्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर बात आ गई सर ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में, थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। ट्रांसवर्स वेव मैंने आपको बताया कि जब वेव एक्स डायरेक्शन में जाए, मीडियम के पार्टिकल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इस तरह की वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। ठीक है, पार्टिकल का ये टॉप मोस्ट वाला जो पोजीशन है वो क्रेस्ट कहलाता है, और बॉटम मोस्ट वाला ये जो पोजीशन है इसको ट्रफ कहा जाता है। ये हमारा मीन लाइन है, या फिर इसी को लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस भी कहा जा सकता है। फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव की अगर मैं बात करूं, तो जब कोई भी वेव इधर की तरफ जा रही हो और मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह पर ऐसे ऐसे कर रहे हो, कोई भी 2 पार्टिकल्स को अगर आप लोग कंसीडर कर लें, जैसे ये 2 पार्टिकल्स है, जब ये पास में आएंगे तो कंप्रेशन बनेगा, दूर चले जाएंगे तो रेयर फैक्शन बनेगा। ये पास पास है इसलिए कंप्रेशन है, यहाँ देखो रेयर फैक्शन है, फिर कंप्रेशन है, फिर रेयर फैक्शन है, एंड सो ऑन। यानी कि ये चाहे क्रस्ट ट्रफ हो या फिर कंप्रेशन रेयर फैक्शन हो, दे ऑलवेज अकर ऑल्टरनेटिवली, यानी कि वो सब ऑल्टरनेट फॉर्म में आते हैं। ठीक है, कोई भी साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल होता है, जबकि लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल होता है। अब बताइए सर स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स, अलग अलग मीडियम्स में सर साउंड की स्पीड क्या होती है। देखो बेटा, साउंड की स्पीड के बारे में सबसे पहले न्यूटन साहब ने काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई साउंड की जो स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। सर ये इलास्टिसिटी क्या है? देखो साउंड के ट्रेवल करने के लिए या किसी भी मैकेनिकल वेव के लिए जो मीडियम है वो इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक का मतलब, अगर आपने मान लो साउंड इधर की तरफ भेजा, वेव इधर जा रहा, तो पार्टिकल्स को ऐसे ऐसे कर रहा है, पार्टिकल इधर चला जाए तो उसके वापस आने की जो टेंडेंसी है दैट इज इलास्टिसिटी। अगर पता चला वेव इधर जा रही है, पार्टिकल एक बार इधर चला गया, वो वापस ही नहीं आ रहा, तो ऐसी जो बॉडीज होती हैं दे आर नॉन इलास्टिक, या इसी को आप प्लास्टिक बॉडीज बोल सकते हो। इलास्टिक का मतलब होता है जैसे रबर बैंड, जिसको खींचा, छोड़ा, वापस अपने शेप में आ गया, तो वापस आने वाली जो टेंडेंसी है बेटा, इसी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। तो हमसे यहां पर कहा गया कि स्पीड ऑफ साउंड किसी भी मीडियम में जो है अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी के बराबर है। क्लास 11th में जब आप लोग आएंगे थोड़ा सा इलास्टिसिटी के बारे में और पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी का बेटा फॉर्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। सर ये स्ट्रेस क्या होता है? जब किसी भी बॉडी पर आप कोई भी फोर्स लगाते हो जो कि उसको डीफॉर्म करने की कोशिश करे, जैसे मान लो रॉड है, रॉड पे हमने फोर्स लगाया उसको बढ़ाने के लिए, उसकी लेंथ को खींचने के लिए, है ना, तो इसका मतलब वो लेंथ को डीफॉर्म कर रहा है, बॉडी को डीफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा जो डीफॉर्मिंग फोर्स है डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो ये फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का। इन्हीं दोनों के रेशियो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है, जिसको ई से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, अब यहां पर देखो हुआ क्या, हुआ ये यहां पर कि जब न्यूटन साहब से पूछा गया तो न्यूटन ने ये कहा कि भाई
साउंड जब भी किसी मीडियम में ट्रेवल करता है उस मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, यानी कि साउंड के ट्रेवल करने से मीडियम के टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये न्यूटन साहब का कहना था। न्यूटन साहब बुद्धिमान आदमी थे, बहुत ही फेमस थे, आप सबको पता है, तो लोग मान गए कि ठीक है भाई, इतना पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। तो उन्होंने ये बता दिया कि भाई अगर साउंड ट्रेवल करता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर होने वाला प्रोसेस है। तो लोगों ने मान लिया ठीक है भैया, अब आइसोथर्मल अगर है तो उन्होंने कहा ये जो इलास्टिसिटी रख रहे हो वो आप फिर रखो यहां पर आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, यानी कि वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर रखो। ठीक है, बाद में उन्होंने कैलकुलेट करके भी दिखाया कि भैया इसकी वैल्यू प्रेशर के बराबर होती है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट जो है क्लास 11 में आप डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल अभी समझ लो कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की वैल्यू प्रेशर के बराबर होती है। तो न्यूटन ने क्योंकि ये बोला कि जब साउंड ट्रेवल करता है तो मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए उसने कहा कि भाई इलास्टिसिटी की जगह प्रेशर रख दो। तो फॉर्मूला बन गया स्पीड ऑफ साउंड का अंडर रूट के अंदर प्रेशर अपॉन डेंसिटी। सर प्रेशर किसका है? जिस भी मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रहा है उसका प्रेशर है। अगर साउंड एयर में ट्रेवल कर रहा है तो ये एयर का प्रेशर है ना, और डेंसिटी भी उसी मीडियम की हो जाएगी। तो लोगों ने कहा ठीक है भैया, अब ये कह रहे हैं तो ठीक ही कहा होगा इन्होंने। अब जब लोगों ने यहाँ पर बेटा जब वैल्यूज डाली, उन्होंने प्रेशर का वैल्यू डाला, साउंड के प्रेशर का, सॉरी एयर के प्रेशर का क्या होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। उन्होंने डेंसिटी डाला 1.29 के बराबर, उसको पूरा का पूरा जब सॉल्व किया तो पता चला ये वैल्यू लगभग 280 मीटर पर सेकंड के आसपास आ रही है, जबकि साउंड की स्पीड सबको पता है 325, 330, 332 इसके अराउंड होनी चाहिए, बट ये तो लगभग 280 के आसपास आ रहा है। तो लोग बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे, बट क्योंकि न्यूटन साहब ने कहा था इसलिए लोगों ने मान लिया। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लाप्लास। लाप्लास साहब ने कहा कि भाई न्यूटन साहब से कुछ गलती हो गई है। तो पहले तो लोग माने नहीं, क्योंकि न्यूटन साहब बहुत बड़े आदमी थे, आपको पता ही है, ठीक है, तो लोग माने नहीं। लेकिन बाद में जब उसने थोड़ा और अपना प्रूफ दिया, जस्टिफिकेशन दिया, तो फिर लोग उस चीज को एक्सेप्ट किए। उसने ये बताया कि भाई साउंड जब भी ट्रेवल करता है तो साउंड की स्पीड मीडियम में इतनी फास्ट होती है कि कंप्रेशन में जो भी हीट जनरेट हो रही है और रेयर फैक्शन में जो भी हीट रिलीज हो रही है, इन दोनों में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता। यानी कंप्रेशन में जो हीट जनरेट हुई है और रेयर फैक्शन में जो हीट रिलीज हो रही है, उसके एक्सचेंज का टाइम नहीं मिल पाता। उसने कहा साउंड का प्रोपगेशन इतना फास्ट है कि सिस्टम और सराउंडिंग में हीट के एक्सचेंज का टाइम नहीं मिल पाता। तो उसने कहा देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। उसने कहा सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज नहीं है। तो उसने हीट की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर बता दिया। ठीक है, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ऐसे प्रोसेस बेटा जिसमें हीट का कोई एक्सचेंज ना हो, प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो, तो ऐसे प्रोसेस का नाम होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। उसने ये बताया कि साउंड का ट्रेवल होना एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, दोनों की कंडीशंस में डिफरेंस है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें हीट की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि हीट का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो उसने कहा कि भैया ये जो आप इलास्टिसिटी की जगह आइसोथर्मल लिख रहे थे, इस बार आप एडियाबैटिक इलास्टिसिटी लिखिए। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी जब कैलकुलेट करके उसने दिखाया तो उसकी वैल्यू गामा टाइम्स प्रेशर आती है। सर ये गामा क्या है? गामा होता है बेटा स्पेसिफिक हीट्स का रेशो। गामा इज डिफाइंड एज सीपी डिवाइडेड बाई सीवी। सर ये सीपी क्या है? सीपी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर ये स्पेसिफिक हीट क्या चीज है? देखो, किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, अगर वो गैस 1 ग्राम मैंने कंसीडर कर लिया मान लो, या 1 यूनिट गैस मैंने ले लिया है, मास उसका 1 ग्राम या 1 केजी के बराबर हो गया, और मैं टेम्परेचर में इंक्रीमेंट केवल 1 डिग्री सेल्सियस करना चाहता हूं, तो जितना हीट रिक्वायर्ड होता है बेटा उसी को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट का अगर मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाऊं तो Q बराबर एम सी डेल्टा टी फॉर्मूला होता है, जहां पर C को ही स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। तो फॉर्मूला हो गया Q बटे एम डेल्टा टी। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस का मास 1 किलोग्राम है, उसके टेम्परेचर में मैं 1 यूनिट का चेंज लाना चाहता हूं, तो जो हीट रिक्वायर्ड है वही स्पेसिफिक हीट है। तो स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाई यूनिट डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें भी अगर कंडीशन लगा दें कि भाई काम कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है तो उसको सीपी बोलेंगे, अगर यही काम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है तो उसी को सीवी का नाम हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो सीपी और सीवी का ये जो रेशियो है इसी को हम लोग बोलते हैं गामा। गामा की वैल्यू एयर के लिए बेटा 4/3 होती है, तो उसको जब जरूरत होगा तो ले लेंगे। फिलहाल उसने फॉर्मूला बताया कि स्पीड ऑफ साउंड जो है अंडर रूट के अंदर गामा टाइम्स प्रेशर अपॉन डेंसिटी के बराबर है। अब ये गामा की वैल्यू जब यहाँ पे डाला गया 1.4 है ना,
गामा की जब वैल्यू डाला गया 1.4, तब पता चला कि यार अब जो आंसर आ रहा है वो लगभग लगभग 330 332 मीटर पर सेकंड के आसपास आ रहा है। जब उसने पूरी वैल्यू निकाल करके दिखाया तब जाकर के लोगों को थोड़ा थोड़ा भरोसा हुआ। तो इस फॉर्मूले को बोला गया लाप्लासेस करेक्शन इन न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो इसको लाप्लासेस करेक्शन के नाम से बेटा यहां पर जाना गया। आई होप आप सभी को पूरा का पूरा कंसेप्ट में क्लैरिटी आ रहा है। फिर बात आती है सर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स क्या है, साउंड का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। बेटा जिस तरह से किसी भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। साउंड ट्रेवल करते हुए जाता है, मीडियम से टकराकर वापस लौट कर आता है, इसी फेनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहा जाता है। तो जैसा लाइट का रिफ्लेक्शन है सेम टू सेम वैसा ही यहां भी होता है। ठीक है, अब सबसे पहला नियम वही है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है, यानी कि जो एंगल आई होता है वह एंगल आर के बराबर होता है। दूसरा नियम वही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो अगर ये कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और मान लो इस तरीके से साउंड आया, तो वो टकरा कर ऐसे चला जाएगा। इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये जो लाइन होती है, इसी लाइन को बेटा नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का ये जो एंगल है, इसी को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ये जो लाइन मैंने बनाया है इसको इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, इट इज इंटरफेस, या लाइट के केस में ये मिरर होता है। यहां पर आप इसको कोई भी एक हार्ड सरफेस मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? कोई भी एक हार्ड सरफेस। तो जनरली साउंड का जो रिफ्लेक्शन है वो हार्ड सरफेस से ज्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू सॉफ्ट सरफेस। जैसे अगर मैं कोई भी फोम की बात करूं, फोम समझते हैं ना, फोम सॉफ्ट होता है फोम। तो फोम जनरली क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मैं किसी भी कर्टेन की बात करूं तो कर्टेन साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, राइट। लेकिन कोई भी हार्ड सरफेस है, कोई दीवार है, कोई पहाड़ी है, तो वो साउंड को रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। आपका जो दरवाजे वगैरह है वो साउंड को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। तो हार्ड सरफेस जनरली रिफ्लेक्शन का काम करती है और सॉफ्ट सरफेसेस जो है वो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। घर में जो कारपेट बिछाते हो, पर्दे लगाते हो, फोम दीवारों में चिपका दिए जाते हैं आजकल मॉडर्न स्टूडियोज में, है ना, तो वो सब साउंड के एब्जॉर्बर्स के रूप में काम करते हैं। फिर बात है सर ये इको क्या होता है। देखो, साउंड का ट्रेवल करना और टकरा कर वापस आना, इस फेनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। जब ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किसी पहाड़ी से हो रहा है तो इसी को इको का नाम दे दिया जाता है। कह रहे हैं द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्स्टिकल सच एज क्लिफ, हिलसाइड, वॉल ऑफ द बिल्डिंग, एज ऑफ द फॉरेस्ट आफ्टर ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब ओरिजिनल साउंड बंद हो गया हो, खत्म हो गया हो, उस समय जो रिफ्लेक्टेड साउंड हमें सुनाई पड़ रहा है उसी को इको कहा जाता है। तो इको के लिए एकमात्र रिक्वायरमेंट यही है कि ओरिजिनल साउंड जब बंद हो जाए। जैसे पहाड़ी पर जाकर जब लोग नाम चिल्लाते हैं ना, कि मान लो पहाड़ी पर आप गए, वहां पे आपने चिल्लाया क्यारा, उधर से भी आ रहा क्यारा क्यारा क्यारा, तो क्यारा आडवाणी जी का है ना यहाँ पर बड़ी याद आ रही है, उनका नाम अगर किसी ने चिल्लाया, ठीक है, तो इस तरीके से नाम जो है वापस रिफ्लेक्ट होकर कई बार आता है। अगर वो नाम कई बार रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, जब ओरिजिनल साउंड बेटा बंद हो गया, जब सीज हो गया, खत्म हो गया ओरिजिनल साउंड, मैंने एक बार नाम लिया कियारा, अब उधर से पलट कर अगर आ रहा है ना, रेपिटेशन हो रहा है, सो दैट इज नोन एज इको। फिर यहां पर बात आई सर इको के लिए कंडीशंस क्या है। इको के लिए कंडीशन ये है कि भाई ओरिजिनल जो साउंड था खत्म हो गया, अब रिफ्लेक्टेड साउंड जो आना चाहिए वो मिनिमम 0.1 सेकंड के बाद आना चाहिए, क्योंकि हमारे कानों के लिए परसिस्टेंस ऑफ साउंड होता है 0.1 सेकंड के बराबर। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब कोई भी एक आवाज हम सुनते हैं तो वो हमारे कान में 0.1 सेकंड तक रहती है आवाज, मतलब उसका प्रोसेस ब्रेन में चल रहा है उतने दौरान। अगर उसी टाइम में कोई दूसरी आवाज आ जाएगी तो फिर हम दोनों आवाज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे या आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि दो साउंड्स के बीच में जो मिनिमम टाइम इंटरवल है वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए। तो यही चीज यहां पे लिखा है कि इको इज हर्ड ओनली इफ द रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेस द पर्सन एटलीस्ट 0.1 सेकंड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज हर्ड। ओरिजिनल साउंड सुनने के मिनिमम 0.1 सेकंड के बाद ही रिफ्लेक्टेड साउंड आना चाहिए। बाकी सर यहां पर फॉर्मूला क्या है? तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ साउंड जो है तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? साउंड का जाना, ट्रेवल करके आना, तो डिस्टेंस हो गया बेटा 2d के बराबर, डबल हो गया, डिवाइडेड बाई टाइम, 2d अपॉन t, दैट इज द ओनली फॉर्मूला इन केस ऑफ इको। इको का
कोई भी क्वेश्चन हो बस एक ही फॉर्मूला लगेगा कि स्पीड ऑफ द साउंड इज 2d अपॉन टी। सर ये 2d क्या है? दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, क्योंकि साउंड जाएगा, यहां सोर्स से साउंड गया रिफ्लेक्टर सरफेस तक, वहां से टकराकर वापस आया, इतना होने में हमारे पास टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड का। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला आया कि स्पीड इंटू टाइम अपॉन 2। देखो लिखा है वीटी अपॉन 2। अब स्पीड ऑफ साउंड अगर 340 मान ले, टाइम 0.1 चाहिए, बाई 2 कर दो, सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस की वैल्यू 17 मीटर 17 मीटर्स के बराबर निकल कर आएगा। सो दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इको। अगर आपको इको कराना है तो सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर के बराबर होना चाहिए। मिनिमम 17 मीटर का डिस्टेंस यहां पर रिक्वायर्ड होता है। हालांकि ये डिस्टेंस चेंज हो सकता है, अगर स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाए तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, राइट। अब यहां पर कह रहे हैं कंडीशंस फॉर हियरिंग एंड इको। सबसे पहला, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड रिफ्लेक्टर शुड बी 17 मीटर। फिर कह रहे हैं साइज ऑफ द रिफ्लेक्टर मस्ट बी लार्ज इनफ एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। साउंड के वेवलेंथ के कंपैरिजन में जो रिफ्लेक्टर है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड शुड बी सच दैट द रिफ्लेक्टेड साउंड रीचिंग द ईयर इज सफिशिएंटली इंटेंस टू बी ऑडिबल। यानी कि देखो होता क्या है कि जब मैंने कोई भी एक बार आवाज बोली कियारा, तो मेरे साउंड की एक इंटेंसिटी थी, फिर जब रिफ्लेक्ट होकर के जो साउंड आएगा बेटा उसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली कम होगी, दोबारा जो और रिफ्लेक्ट होकर आएगा उसकी इंटेंसिटी और कम होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला और रिफ्लेक्टेड साउंड आया, ठीक है, रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई तभी पड़ेगा जब ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ द साउंड थोड़ा ठीक ठाक हो। अगर ओरिजिनल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो रिफ्लेक्टेड साउंड की इंटेंसिटी इतनी कम होगी कि वो आपको सुनाई भी नहीं पड़ेगी। तो एक कंडीशन ये भी हो गया कि सर इको सुनने के लिए जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी ठीक ठाक लेवल की होनी चाहिए। फिर बात आई सर ये रिवर्बरेशन क्या है? रिवर्बरेशन को हिंदी में गूंज कहा जाता है। तो जब बेटा मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो भी मल्टीपल रिफ्लेक्टर्स से, मैंने आवाज बोला एक बार कियारा, अब ये आवाज सामने से भी रिफ्लेक्ट होकर के आए, अर्थ की तरफ जाए वहां से भी रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट कर आए, ऊपर सीलिंग की तरफ जाए वहां से भी रिफ्लेक्ट होकर के वापस आए, ठीक है। तो इस फेनोमेना को जहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो भी कई डायरेक्शन से, कई रिफ्लेक्टर्स से रिफ्लेक्ट होकर के साउंड आ रहा है, इसको हम लोग रिवर्बरेशन के नाम से जानते हैं, जिसको गूंज के नाम से जाना जाता है। कह रहे साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स। हर दीवार से हो रहा है until it is reduced to a value where it is no longer audible। जब तक वो ऑडिबल ना रहे तब तक मल्टीपल जगहों से रिफ्लेक्शंस होकर आ रहा है। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट्स इन दिस परसिस्टेंस ऑफ द साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। तो इसी रिपीटेड रिफ्लेक्शन को जो कि हर तरफ से हो रहा है, इसको रिवर्बरेशन का नाम दिया जाता है। कह रहे हैं परसिस्टेंस ऑफ द साउंड आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल, सीलिंग, फ्लोर एक्सेट्रा is called reverberation. Reverberation characteristics are important in the design of concert halls and theaters etc. तो कोई भी जो कंसर्ट हॉल्स होते हैं जहां पर खूब बढ़िया म्यूजिकल कंसर्ट चल रहा है, डिस्को चल रहा है, थिएटर है, वहां पर इस चीज का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि रिवर्बरेशन वाली जो चीज है वो म्यूजिकल एस्पेक्ट्स में रिक्वायर्ड है, बट एक सर्टेन लिमिट तक, ठीक है। जहां भी आप गाने सुनते हैं, कोई भी बढ़िया थिएटर बनाया जाता है, तो उसमें इन चीजों का ध्यान दिया जाता है कि मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन हो। इसलिए कई बार आपने देखा होगा थिएटर की जो दीवारें हैं वो एकदम ऐसी प्लेन होने की बजाय कई बार ऐसी कर्व बनाई जाती है, ताकि इसलिए कि जो साउंड जाए वो रिफ्लेक्ट होकर आपके कानों तक पहुंच पाए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हर डायरेक्शन से रिफ्लेक्शन हो पाए, इसलिए उसको ऐसा बनाया जाता है आपके एक्सपीरियंस को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए, ठीक है। फिर बात आई सर वाइब्रेशंस क्या होते हैं, और इन वाइब्रेशंस के बारे में बात करते हैं। मैं पानी पी लूं एक मिनट। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे अब वाइब्रेशंस के बारे में। देखो सबसे पहला वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की बात क्यों हो रही है इस चैप्टर में, कि साउंड आपको सुनाई तभी पड़ेगा जब कोई चीज वाइब्रेट हो रही हो।
मेरी भी आवाज आपको इसीलिए सुनाई पड़ रही क्योंकि मेरे यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती है, तभी जाकर के ये साउंड क्रिएट होता है। तो बेटा सबसे पहला वाइब्रेशन होता है नेचुरल वाइब्रेशन, कि भाई कोई भी चीज वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, उसकी अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और इस तरह के वाइब्रेशन को नेचुरल वाइब्रेशन कहा जाता है। कह रहे हैं द बॉडी क्लैम्ड एट वन पॉइंट व्हेन डिस्टर्ब्ड स्लाइटली फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। जैसे गिटार का वायर है, बांध के रखा हुआ है, एक बार आपने प्लग करके छोड़ दिया, अब वो वाइब्रेट कर रहा है, उस वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वही हमें सुनाई पड़ता है। कह रहे द वाइब्रेशन सो प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। ध्यान रहे इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी इज नेचुरल टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये दोनों ही चीजें यहां पर कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, कह रहे द पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। टाइम पीरियड इन चीजों पे डिपेंडेंट है। ईच बॉडी कैपेबल ऑफ वाइब्रेटिंग वाइब्रेट्स विद अ कांस्टेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने आपसे कहा था ना, दोनों की दोनों चीजें कांस्टेंट रहती हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, सब कुछ यहां पर कांस्टेंट है नेचुरल वाइब्रेशन में। फिर आता है डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, कोई ना कोई एक फ्रिक्शनल टाइप का फोर्स प्रेजेंट होगा, कोई ना कोई एक एक्सटर्नल फोर्स यहां पर प्रेजेंट होगा जो कि एनर्जी का लॉस कराएगा। जनरली ऐसा फोर्स फ्रिक्शन वाला फोर्स होता है। तो जब आपने किसी भी चीज को नेचुरली वाइब्रेट कराकर छोड़ दिया, तो आप सबको पता है एयर का फ्रिक्शन प्रेजेंट है, या हो सकता है सरफेस हो तो सरफेस का फ्रिक्शन प्रेजेंट है, जो कि उसकी एनर्जी को कंटिन्यूअसली लॉस कराता है। इसलिए वो बॉडी कुछ समय तक ऐसे ऑसिलेट करती है, धीरे 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 जाकर वो रुक जाती है। इस तरह का वाइब्रेशन जिसमें कोई एक एक्सटर्नल फोर्स है जो एनर्जी लॉस करा रहा है, दैट इज नोन एज डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन में जनरली दो तरह के फोर्सेस होंगे। सबसे पहला रीस्टोरिंग फोर्स, जो उसको वापस कंडीशन में उसकी मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा वहां पर एक फ्रिक्शनल टाइप का फोर्स है बेटा, जो कि एनर्जी का लॉस करवा रहा है। एम्पलीट्यूड जो है वो कंटिन्यूअसली घटता जाता है और कुछ समय के बाद जो बॉडी है वो हमारी रेस्ट पर आ जाती है। ये इसका ग्राफ है। फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या होगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन बिल्कुल ही नेचुरल वाइब्रेशन के जैसा ही होता है, लेकिन यहां पर क्या है कि एक फोर्स वो है जो बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में ला रहा है, ठीक है, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। एक फोर्स हो गया जो कि एनर्जी का लॉस करवा रहा है। तीसरा एक फोर्स यहां पर और आ जाता है, दैट इज अ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। जितनी एनर्जी लॉस हुई है ना, ये उतनी एनर्जी सप्लाई कर देता है बार बार, राइट। तो बॉडी का जो एम्पलीट्यूड लगातार घट रहा था, अब इस बार फिर से एम्पलीट्यूड क्या होगा, इट विल बिकम कांस्टेंट। सेम यही ग्राफ बेटा नेचुरल वाले में भी बनता है, सेम यही ग्राफ यहां पर फोर्स्ड वाइब्रेशन में भी बन रहा है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो चीज समझ जाइए। फोर्स्ड वाइब्रेशन में एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो कि एनर्जी में होने वाले लॉस का कंपनसेशन कर देता है। यानी द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी विच टेक्स प्लेस under the influence of an external periodic force acting on it are called forced vibration। forced vibration में तीन फोर्सेस हैं, रीस्टोरिंग फोर्स है, फ्रिक्शन का फोर्स है, और एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है जो कि फ्रिक्शन से जो भी एनर्जी का लॉस हो रहा है वो उसको कंपनसेट करने का काम बेटा कर देता है। फिर बात आती है अगला रेजोनेंस का। सर ये रेजोनेंस क्या होता है? देखो भाई, जब हमारी जो बॉडी है जो वाइब्रेट कर रही है उसकी नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो एक्सटर्नल जो पीरियोडिक फोर्स था उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर जाए, तो ऐसे में एनर्जी का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी कंडीशन को रेजोनेंस का कंडीशन कहा जाता है। तो रेजोनेंस के केस में यहां पर देखो लिखा हुआ है कि कह रहे हैं रेजोनेंस अकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो अगर बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो उसी को हम लोग रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। रेजोनेंस के केस में एक लाउड साउंड है जो आपको सुनाई पड़ता है, क्योंकि यहां पर जो एनर्जी है, यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दैट मींस दैट बिकम्स मैक्सिमम। अब यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं। साउंड की मेनली तीन कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। लाउडनेस का लेना देना साउंड की एनर्जी से है, जिसका लेना देना एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड से होता है। अगर एम्पलीट्यूड को बढ़ाया जाए तो लाउडनेस बढ़ जाता है। पिच, जिसको हम लोग श्रिलनेस भी कहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड।
किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाया जाता है तो उसकी आवाज में पतलापन आ जाता है। जैसे महिलाओं की जो आवाज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उनकी जो वॉइस है वो पतली होती है, राइट। सो दैट इज श्रिलनेस। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से श्रिलनेस बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी के घट जाने से ग्रेवनेस बढ़ता है, भारीपन बढ़ता है। तो मर्दों की जो आवाज है यानी कि मेल्स की जो वॉइस होती है वो थोड़ी भारी होती है, जैसे मेरी आवाज थोड़ी सी भारी है, राइट। तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी मेरी आवाज की कम हो गई। क्वालिटी जो है उसको टिम्बर भी कहा जाता है। अलग अलग लोगों का जो वोकल कॉर्ड है उसकी क्वालिटी अलग है। तो अलग अलग पर्सन्स की जो साउंड में आप डिफरेंशिएशन कर पाते हैं, दैट इज ड्यू टू क्वालिटी ऑफ द साउंड। क्वालिटी डिपेंड करता है वेव फॉर्म पर, यानी कि अगर उसका ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ किस तरीके का ग्राफ है, सो दैट डिपेंड्स ऑन वेव फॉर्म। ठीक है, इन्हीं तीनों के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं लाउडनेस की। तो वहां पर देखो एम्पलीट्यूड पहले वाले में कम है तो लाउडनेस कम है, नीचे वाले में एम्पलीट्यूड ज्यादा है इसलिए लाउडनेस भी वहां पर ज्यादा है। तो कह रहे हैं लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो गया। लाउडनेस इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, यानी कि लाउडनेस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। सोर्स से जितना दूर जाओगे लाउडनेस उतना कम सुनाई पड़ेगा। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया पर। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ द रेजोनेंट बॉडीज। अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसके साथ रेजोनेंस हो जाएगा तो लाउडनेस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन चीजों पर लाउडनेस डिपेंडेंट है। फिर बात आई सर इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है। देखो किसी भी वेव की इंटेंसिटी का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में जितना साउंड आता है उसी को हम लोग इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव एट अ पॉइंट ऑफ द मीडियम इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया। यानी एरिया 1 यूनिट होना चाहिए, टाइम इंटरवल 1 यूनिट होना चाहिए, तो जितनी एनर्जी आ रही है उसी को हम इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। तो इंटेंसिटी का यूनिट हो गया बेटा जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या इसी को वॉट पर मीटर स्क्वायर भी कहा जा सकता है। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ दिस। कह रहे इंटेंसिटी ऑफ द ऑर्डिनरी साउंड, कोई भी नॉर्मल साउंड जो है उसकी इंटेंसिटी 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, while the minimum intensity of the audible sound is 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। नॉर्मल साउंड की इंटेंसिटी 10⁻⁻6 है, बट मिनिमम साउंड जो आप सुन सकते हैं उसकी इंटेंसिटी 10⁻12 के आसपास होनी चाहिए। कह रहे ग्रेटर द एनर्जी कैरिड बाय द साउंड वेव ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर तीसरा पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव इन एयर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड डेंसिटी ऑफ द एयर। इन चीजों पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर, डेंसिटी पर, और हमसे क्या बोला गया, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पर। क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी वेव के लिए अगर मैं आपको बताऊं, हालांकि ये फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है, बट इट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है, वो आप समझ गए होंगे। तो एनर्जी जो है वो मास पर डिपेंड कर रहा है, ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी पर कर रहा है, एम्पलीट्यूड पर भी कर रहा है। अब ये जो मास है उसको चाहो तो आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखोगे तो सीधा समझ में आ जाएगा, मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डालोगे तो वो डेंसिटी पर भी डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अब यहां पर दोनों के बीच का रिलेशन है, तो लाउडनेस जो है वो k टाइम्स log i के बराबर है। लाउडनेस इज k टाइम्स log ऑफ i, जहां पर k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। ऑब्वियसली लाउडनेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी बट नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन। लाउडनेस के बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ती है लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंटेंसिटी को डबल कर दिया तो लाउडनेस डबल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक, फिर बात आई सर पिच। एक चीज और ध्यान रखना, लाउडनेस का जो यूनिट है वो डीबी होता है, डेसिबल। फिर बात आई पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या रिलेशन है। देखो यहां पर क्या है कि टोटल 1 सेकंड में कितना वेव प्रोड्यूस हुआ है, तो एक यहां हुआ, एक यहां हुआ, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो केवल 2 हो गई कि सर 2 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड। यहां पर देखो ढेर सारी वेव्स, यानी 4 वेव्स अगर प्रोड्यूस्ड है, हाँ 4 वेव्स अगर प्रोड्यूस्ड है तो फ्रीक्वेंसी पहले से डबल हो गई। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो सर ये वाला जो साउंड है वो ग्रेव है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम थी, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये श्रिल है, यानी ये पतली आवाज है, ये भारी आवाज होगी। ठीक है, तो पिच जो होता है, पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। यानी 2 नोट साउंडेड ऑन सेम इंस्ट्रूमेंट विद द सेम एम्पलीट्यूड विल डिफर इन पिच व्हेन देयर वाइब्रेशंस आर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज।
अगर फ्रीक्वेंसीज बदलेंगी तो पिच की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है, तो उसमें आवाज में पतलापन या फिर भारीपन आ जाएगा। फिर बात कर रहे हैं क्वालिटी या फिर वेव फॉर्म क्या है। अब वेव जब आप बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम का, तो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। तो दोनों तरह का जो साउंड है उसका जो क्वालिटी होगा, जो वेव फॉर्म है, वो डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि अगर दो ऐसे साउंड्स में ले लूं जिनकी इंटेंसिटी यानी एम्पलीट्यूड सेम है, जिनका फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, लेकिन इन दोनों में फिर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, दैट इज नोन एज क्वालिटी एंड वेव फॉर्म। जैसे सोनू निगम की जो आवाज है वो अलग है, अरिजीत सिंह की जो आवाज है वो अलग है। मैं दोनों का जो पिच है वो सेम कर दूं, फ्रीक्वेंसी सेम कर दूं, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम कर दूं, के बावजूद आप ये बात आवाज जो है सुनकर बता देंगे कि भाई सोनू निगम की कौन सी आवाज है और अरिजीत सिंह की कौन सी आवाज है। तो ये उनके साउंड की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, दैट इज द टिम्बर, दैट इज वेव फॉर्म। फिर यहाँ पर म्यूजिक और नॉइज की बात कर रहे हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है, म्यूजिक जो है वो प्लीजेंट होता है, 10 से 30 डीबी के बीच में है। नॉइज अनप्लीजेंट होता है जो कि 120 डीबी से ऊपर का जो साउंड होता है, दैट इज नोन एज नॉइज। ग्राफ में देख सकते हैं, म्यूजिक में जो ग्राफ है वो सिंपल सा है और नॉइज में कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा ग्राफ है, कभी ज्यादा बढ़ रहा है कभी कम बढ़ रहा है, इस तरीके का ग्राफ जो है वो नॉइज कहलाता है, जो अनप्लीजेंट होता है, जो सुनने में बेटा अच्छा नहीं लगता है, आप सबको पता है। अब यहां पर क्वेश्चंस पर आते हैं। टू डिटेक्ट ऑब्स्टिकल्स इन देयर पाथ, बैट्स प्रोड्यूसेस अल्ट्रासाउंड। बैट्स जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। बैट्स यानी चमगादड़, उनकी बॉडी में एक ट्रांसमीटर होता है जो अल्ट्रासाउंड फेंकता है, ठीक है, और वो किसी ना किसी शिकार से टकरा कर अगर वापस आ जाए तो तुरंत डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई कितने डिस्टेंस पर शिकार है। ये उनको बाई एक्सपीरियंस मिल जाता है, ये ऊपर वाले ने उनको गॉड गिफ्ट दे रखा है, क्योंकि उन्हें दिखता है नहीं रात में, वो देखते नहीं है, आंखें नहीं है, तो वो सिर्फ इन्हीं अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही ये जज करते हैं कि सामने कोई हमारा ऑब्स्टिकल, कोई हमारा जो शिकार है वो है या फिर नहीं है। क्या बेटा, अगला है, अ बॉय हियर्स एन इको ऑफ हिज ओन वॉइस फ्रॉम द डिस्टेंट हिल आफ्टर 1 सेकेंड, द स्पीड ऑफ द साउंड इज दिस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द बॉय। देखो, कभी भी इको का क्वेश्चन पूछा जाए तो बस एक ही फॉर्मूला है, 2D/T। स्पीड बेटा 350 मीटर पर सेकेंड दे रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, टाइम दिया गया 1 सेकेंड का, तो यहां से डिस्टेंस आ जाएगा बेटा 350/2, ठीक है, तो ये बन जाएगा 175 मीटर के बराबर, 175 मीटर्स के बराबर डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट है, बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 85 मीटर प्रोड्यूसेस 2 क्लैप्स पर सेकेंड। 2 क्लैप्स वो प्रोड्यूस करता है, तो एक क्लैप का टाइम पीरियड बेटा कितना हो गया, दैट इज 0.5 सेकेंड। 2 क्लैप्स 1 सेकंड में बनाता है, तो एक क्लैप कितने में होगा भाई, 0.5 सेकंड्स। He notices that the sound of his clapping coincide with the echo. The echo is heard only once clapping is stopped. What is the speed of sound? Speed of sound again that is 2D/T, ठीक है। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रहा है, 85, 2 मल्टीप्लाइड बाई 85 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, 0.5 के बराबर। 2 क्लैप 1 सेकंड में है, तो एक क्लैप में कितना टाइम लगेगा, 0.5। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा भैया, ये 340 आ जाएगा बेटा, 340 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आया, द वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी दैट टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज कॉल्ड। देखो, अगर कोई भी एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है तो इसी को हम लोग फोर्स्ड वाइब्रेशन के नाम से जानेंगे। ये जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होता है वो एनर्जी में होने वाले लॉस का कंपनसेशन करता है बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी। फिर कह रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, विल रेजोनेट विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी सेम होगा बेटा तभी रेजोनेंस हो सकता है, अदरवाइज रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। वन मोर क्वेश्चन, कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव इज 3:4, द रेशियो ऑफ देयर लाउडनेस। देखो, लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, तो लाउडनेस का अगर रेशियो निकालना है तो आपको एम्पलीट्यूड्स के रेशियो का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर लिखा है 3/4, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बिकम 9/16। फिर हमसे कह रहा है पिच के बारे में क्या ख्याल है, तो देखो, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, दोनों का जो पिच है वो दोनों की अपनी फ्रीक्वेंसीज पर डिपेंडेंट है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। पिच जो है दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। तो दोनों की ही जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम टू सेम है, सो दे हैव रेशियो ऑफ 1:1। टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड सेम पिच, लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स डिफर इन देयर क्वालिटी,
ठीक है, उनके वेव फॉर्म, उनके क्वालिटी, उनके टिम्बर में डिफरेंस होगा। ठीक है, अब बात आई सर होमवर्क में क्या है, तो होमवर्क सिंपल सा है बेटा, आपको लेक्चर का रिवीजन करना है, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी कॉपी पर बना लीजिए, और इस लेक्चर का मल्टीपल टाइम्स आप सभी लोग रिवीजन करें, ताकि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। इस चैप्टर की लगभग हर एक इंपॉर्टेंट चीज को मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है और समझाया है। ठीक है, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। लेकिन ईमानदारी से सभी लोग यार कमेंट्स करिएगा कि आप सभी को ये सीरीज कैसी लग रही है, इस सीरीज से आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लास्ट ईयर बच्चों ने इस सीरीज को बहुत ज्यादा पसंद किया था, उम्मीद करता हूं इस साल भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये सीरीज हो रही होगी। ठीक है, गॉड ब्लेस, टेक केयर, लव यू ऑल।